नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर। प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। आप सब जानते हैं कि प्रदेश 2017 से पहले का क्या था और आज 2025 का प्रदेश आइडिया हम सबकी नज़र में है कि पहले काम किस तरह के होते थे। आपने देखा होगा 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने अपराधियों को छुड़वाने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2017 में जब बनी तो प्रथम निर्णय हमारा था 1,94,000 किसानों का 36,000 करोड़ से अधिक कर्जा माफ़ करने का, और हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में इतना कर्जा माफ़ करके किसानों को राहत देने का काम किया था। दूसरा बड़ा काम 7वें वेतन आयोग की सुविधाएं आम कर्मचारी को प्राप्त हों उसको लागू करने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में लिया था। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो आम गरीब मजदूर दलित किसान की सरकार है और वो चाहती है कि अंत्योदय से सर्वोदय तक यानी अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ दे करके उसको भी बराबरी के दर्जे पर खड़ा करना हमारी सरकार का प्रयास है जो निरंतर चल रहा है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रयास था महिलाओं का सशक्तिकरण। हमारे प्रदेश सरकार ने महिला शक्ति के लिए मजबूत करने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की। मातृशक्ति वंदन अधिनियम से लेकर के हमारी कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने का काम हमारी सरकार ने किया था। तदुपरांत जल संरक्षण, जल आपूर्ति और हरित ऊर्जा, हमारी सरकार का ये प्रयास है कि जल का संरक्षण खासतौर से बुंदेलखंड में पानी का ज़मीनी स्तर पर बहुत कम पानी है, अंदर ज़मीन के सरफेस वाटर को कलेक्ट करने के लिए ललितपुर जनपद में 14 बांधों का निर्माण किया गया और बांधों को पानी संरक्षित करते हुए पीने के साथ साथ सिंचाई की सुविधा का प्रबंध हमारे बांधों से हुआ। अभी जलापूर्ति के संबंध में हर घर जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे जनपद में, वैसे तो ये योजना पूरे भारतवर्ष में चली लेकिन जनपद में खासतौर से 1440 करोड़ रुपए की परियोजना यहाँ हर घर जल योजना के लिए चालू की गई और उसके माध्यम से प्रत्येक ग्राम में पाइप बिछा करके घर घर कनेक्शन दे करके पीने के पानी की व्यवस्था की गई। पीने के पानी की व्यवस्था भी हमारे जैसे कड़ेसरा कला की योजना लगभग पूर्णता की ओर है। थोड़ा सा काम उसमें रह गया, वो चल रहा है, कहीं कुछ मजरे हमारे छूटे हैं जिन पर कनेक्शन देने हैं। इसी तरह हमारी सह्याद्री बांध परियोजना है हर घर जल की, वो पूर्ण हो चुकी है और दोनों ही योजनाओं से स्वच्छ पीने का पानी हम लगातार अबाध गति से सुबह शाम दे रहे हैं। हमारा तीसरा कार्यक्रम था हरित ऊर्जा वाला। हरित ऊर्जा से तात्पर्य हमारा सीधा सौर ऊर्जा से, ग्रीन एनर्जी से है और जो चूँकि हमारी विद्युत व्यवस्था गड़बड़ाए ना, इसके लिए हमने विद्युत आपूर्ति पूरी करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रबंधन किया। इसमें 600 मेगावाट की यूनिट हमारी ग्राम पवा में अन्य ग्रामों को जोड़ते हुए तैयार की जा रही है। ग्राम मेहरौनी खुर्द में 10 मेगावाट की परियोजना हमारी लगातार काम कर रही है। ग्राम खड़ोबरा में 15 मेगावाट की योजना ग्रीन ऊर्जा के संबंध में काम कर रही है। अन्य योजनाएं भी धरातल पर आ रही हैं। हमारी बंदरगुड़ा की जो पंप कैनाल है पूरी सौर ऊर्जा से संतृप्त होकर के पूरे टाइम पानी की सप्लाई वहाँ से हो रही है। ये बहुत बड़ी हमारी सरकार की उपलब्धि है और ख़ास तौर से घर घर पर विद्युत कनेक्शन के साथ सौर ऊर्जा के कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार कर रही है, जिससे बिजली की खपत उनकी कम हो और उनका मीटर का बिल कम आए। और यहाँ तक सौर ऊर्जा का प्रबंधन जब ठीक हो जाएगा तो निश्चित रूप से विद्युत विभाग उल्टे हमारे कनेक्शन धारक के खाते में भुगतान करने का काम करेगा। ध्येय ये है कि कहीं भी गुंडई ना हो, बदमाशी ना हो, दबंगई ना हो। इसके लिए हमारी योगी सरकार ने पहले
दबंगों बदमाशों को ठीक करने का काम किया है कानून के माध्यम से। और आज एक वातावरण ऐसा बना है कि गुंडे बदमाश या तो घर में है तो अच्छी तरह से व्यवहार परिवर्तन करके रह रहे हैं अथवा जेल में हैं, और जो एकदम अपने आप को आतंकवादी के बतौर पर दबंग समझते थे 178 व्यक्ति जिनका इनकाउंटर हमारी सरकार ने किया है और उनकी अवैध संपत्ति को कुर्क करके जो कुर्क की संपत्ति उसको ध्वस्त करते हुए गरीबों को आशियाना बनाकर देने का काम की उपलब्धियों में ललितपुर जनपद में मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेज नहीं था। मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। हमारा बल्क ड्रग पार्क बहुत बड़ी योजना है, 1400 एकड़ में बल्क ड्रग पार्क का काम शुरू हो गया है। हमारा रेलवे पर ओवरब्रिज नहीं था, उस पर काम हुआ है। जनपद में 14 नदी नालों पर सेतु बनाए गए हैं और इसी तरह सड़कों का जाल। शिक्षा के क्षेत्र में 40 विद्यालय पहली बार किसी जनपद को मिले हैं, तो वो हमारा के बारे में आपने नहीं बताया कुछ, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं तालबेहट में दम तोड़ रही हैं। यहाँ पर अगर अल्ट्रासाउंड मशीन है लेकिन चलाने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ तालबेहट में बरसों से बच्चों का कोई डॉक्टर नहीं है, इसके लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। कर लो एक जगह, ये लिख लो। सम्मानित पत्रकार बंधु, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और मूलभूत समस्या की ओर हमारा ध्यान अवगत कराया। मैं ये कह सकता हूँ कि शीघ्र ही मैं जिला प्रशासन से बात करके कि तालबेहट में ऐसी क्या बात है कि आप लोग डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, या डॉक्टर संविदा पे कोई दिए हैं तो वो अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं। इस बात पर मैं निश्चित रूप से ध्यान दूंगा और समस्या के समाधान को पूर्ण रूप से प्राणपण से प्रयास करूंगा। नहीं, अल्ट्रासाउंड यहाँ मशीन आ चुकी है, मैं करूंगा प्रयास। अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने की व्यवस्था उसको चालक के लिए, टेक्नीशियन के लिए आप जानते हैं संविदा पर हम इसलिए लोगों को लगा रहे हैं कि जब तक पर्याप्त मात्रा में हमको डॉक्टर ऊपर से उपलब्ध नहीं होते हैं तब तक हम संविदा कर्मियों के माध्यम से चलाएं। और आपने बताया कि है नहीं है, तो हम निश्चित रूप से सीएमओ और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल दोनों से बात करूंगा किन की जिम्मेदारी में है ये, वो जाके स्कूल। 8 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वो योजनाएं जो विधायक जी ने नहीं बताई हैं, भूल गए, मैं उनको आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में आपसे बात करूँगा कि जब पहले प्राइमरी स्कूल होता था जर्जर अवस्था में थी, तो लोग पढ़ने के लिए डरते थे कि ऐसा नहीं कि कहीं गिर जाए, अभिभावक बच्चे नहीं पढ़ाते थे। तो सरकार की सोच हुई, अलंकार योजना के अंतर्गत लगभग सारे विद्यालयों में कायाकल्प किया गया। उस कायाकल्प में टाइल्स का टॉयलेट का निर्माण, मल्टीपर्पज हॉल मीटिंग के लिए लगभग विद्यालयों में निर्माण कराया गया है। फर्श पर टॉयलेट, फर्श में वो टाइल्स लगाई गई है जिससे कि बच्चे स्वच्छता के रूप में पढ़ सकें। टेबल कुर्सी, जो आज पहले बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे तो सरकारी स्कूल की गुणवत्ता को देखते हुए और सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं बच्चों के लिए 1200 रुपये, अत्यधिक भीड़ सरकारी स्कूल में लग रही है। यही 2017 और 2025 का सरकार का फर्क है। दूसरा, आप स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, पहले सीएससी और पीएससी लेवल पर जिले जो तहसील और ब्लॉक लेवल पे होती थी तो लोग इलाज कराने नहीं जा पाते थे, जिला अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे। तो सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार ने ये योजना बनाई कि प्रत्येक ग्राम में जहां हमारे सब सेंटर खुले हुए हैं वहां हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एक सीएचओ की नियुक्ति की गई है जो डॉक्टर की लगभग डिग्री के बराबर है। प्रत्येक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सीएचओ की नियुक्ति है जहां पर प्राथमिक इलाज किया जा सकता है। यह ग्रामीणों के लिए बड़ी उपलब्धि है कि छोटे से छोटे इलाज के लिए सब वो साधन नहीं मिलते थे, यातायात की व्यवस्था नहीं मिलती थी, तो लोग दम तोड़ देते थे। तो पहला उपचार उसी ग्राम में हो सकता है। जन आरोग्य मंदिर, जो आपके आरोग्य मंदिर खोले गए हैं जगह जगह नगरों में, जहाँ अर्बन हेल्थ पीएससी हैं, सीएससी हैं, वहाँ पर ये आरोग्य मंदिर खोले गए हैं कि जहाँ सीएससी पीएससी जिला अस्पताल में भीड़ रहती है तो प्रत्येक वार्ड में नहीं, कई वार्डों में, बड़े बड़े वार्ड हैं जहाँ पर आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं, वहाँ भी डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती की गई है। तो पहले सरकार स्वास्थ्य के बारे में कहते थे, आज 17 में भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में साफ फर्क दिखाई देता है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, पहले बच्चों के कन्या के लिए क्या देते थे योजना के, आज बच्ची के जन्म से लेकर के और बच्ची की पढ़ाई तक पूरा कार्य आपकी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। पहले वृद्धावस्था 300 रुपये लोगों को मिलती थी, आज उत्तर प्रदेश सरकार 1000 रुपये पेंशन दिव्यांग और वृद्धाजन को दे रही है। आप चलिए घरौनी के क्षेत्र, पहले लोगों को मकान होता था
देहात में, उसका कोई मालिक नहीं होता था। सरकार ने ड्रोन के माध्यम से सर्वे कराया और उसको मालिक बनाया। आज उसकी सॉल्वेंसी बना करके लोग ठेकेदारी अन्य कार्य में लगा सकते हैं। किसानों के लिए पिछले जनपद में जो प्रदेश को सबसे अधिक रेवेन्यू देता है, जी, यदि पिछड़ा जनपद कहलाता है, उसमें रियल टाइम खतौनी के नाम पर जो किसानों के साथ सरकार ने मजाक किया है। जिस व्यक्ति की किसान की खतौनी 20 रुपये में निकलती थी, आज उसको खतौनी निकालने के लिए 22-22 रुपये खर्च करना पड़ रहे। क्या वो किसानों के साथ अन्याय नहीं है? देखो, आपने सही प्रश्न पूछा है। ये जो रियल टाइम खतौनी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मॉडल के रूप में बनाया, सारे जिलों में लागू किया है स्मार्ट। मैंने अभी परसों समीक्षा बैठक हुई, माननीय प्रभारी मंत्री जी थे, मैंने डीएम साहब से कहा है कि इसको मिनट्स में रख करके जहाँ तब तक चकबंदी नहीं होती है तब तक आप इसको हमारे जहाँ चकबंदी नहीं है इसको मुक्त कराइए। आप राजस्व परिषद को पत्र लिखिए जिससे कि हमारे किसानों को लाभ मिल सके। और जो ऊपर का पेज है उसका ही फीस लीजिए, नीचे की फीस का जो पेज है उनको आप माफ़ करिए। तो जिलाधिकारी जी ने कहा है मैं तुरंत इसको कार्रवाई कराऊंगा। इसके पहले ही मैं पिछली बार जब समीक्षा बैठक हुई थी तो मैंने उठाया था। निश्चित तौर पर मैं आपको वादा करता हूँ कि मुद्दा सुल जाएगा और निश्चित किसानों को लाभ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और तालबेहट के लिए विधायक जी एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया आपने, बरसों बाद हमारे लिए एक जिलाध्यक्ष दिया। इस तालबेहट ने विधायक तो दिए थे पर जिलाध्यक्ष नहीं दिया था, तो आज आपने दिया। आपको बहुत बहुत पहले तो बधाई और शुभकामनाएं। और अध्यक्ष जी आपसे ये कहेंगे कि सबसे पहले तो तालबेहट की जान है मानसरोवर झील, वो वाकई में इसमें हम चाहते हैं कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होना चाहिए। इस मानसरोवर झील को प्रदेश का मॉडल बनाइए आप। मैं आपको बताएं गोस्वामी जी, 20 जगह जिले में चिन्हित किए गए हैं। इसमें मानसरोवर तालाब भी है, पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर एक रोड और हेरिटेज होटल प्रस्तावित है। बहुत जल्दी यहाँ पर बड़ी होटल और सड़क आपके हजारिया से लेकर के अंदर कोट तक सड़क बनेगी। जहाँ सफाई की बात है तो मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई थी, यहाँ जो सफाई जलकुंभी लगी हुई है वहाँ छोटी मशीनें कार्य नहीं कर सकती है, बड़ी मशीन ही उसको हटा सकती है। बड़ी मशीन के लिए इनके पास फंड नहीं है। ये बार बार पत्राचार कर रहे हैं कि बड़ी मशीन आए और जलकुंभी हटाया जाए। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि लोग कहते हैं कि अतिक्रमण जल में हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो किसानों की भूमिधरी भूमि है वो अलग भूमि है और इसकी मानसरोवर तालाब की अलग भूमि है। जो पानी का जल स्तर बढ़ जाने से किसानों की भूमि जलमग्न हो गई है। निश्चित तौर पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, उसका एक सीमांकन होना चाहिए एसडीएम साहब के द्वारा और चीरा लगना चाहिए। और अगर इस तरह से कोई कर रहा है उस चीरा के अंदर या बाहर कोई निर्माण करता है तो उसको ध्वस्त करना चाहिए। चलिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।